में एक प्रकार की कोशिका तो का दूसरी प्रकार की कोशिका में चेंज होना, परिवर्तन होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? मेटाप्लासिया। क्या होगा? ये देखिए मेटाप्लासिया। नॉर्मल सेल्स इस तरीके से रहेगी। एट्रोफी मतलब सेल की साइज क्या है? श्रिंक हो रही है। क्या हो रही है? श्रिंक हो रही है और छोटी हो रही है। तो जैसे यहाँ पे कहा एनाप्लासिया, तो यहाँ पर सेल साइज क्या हो रही है? छोटी हो रही है नॉर्मल से। फिर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि सेल की साइज का बढ़ना। क्या है? सेल की साइज का बढ़ना। और यहाँ पर हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब क्या है? साइज बढ़ेगी सेल की। प्लासिया का मतलब क्या है? सेल की नंबरिंग 2 से 4, 4 से 8 होगी, जो कि मेटास्टेसिस ट्यूमर में होती है। मेटाप्लासिया में क्या होगा? वन सेल टाइप टू अनदर, एक सेल टाइप है जो दूसरी सेल में क्या होगी? कन्वर्जन होगा। और डिस्प्लासिया का मतलब है कि अनअरेंज तरीके से ग्रोथ होना सेल्स का। और ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं किसमें? मेटास्टैटिक ट्यूमर में और कैंसर में। बात करें दैट मीन्स सेल क्या है? श्रिंक हो रही है, सेल की साइज कम हो रही, घट रही है। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल की साइज बढ़ रही, इंक्रीज द सेल साइज। हाइपरप्लासिया का मतलब है नंबरिंग बढ़ रही, इंक्रीज सेल नंबर। मेटाप्लासिया का मतलब है कन्वर्जन ऑफ वन सेल टाइप टू अनदर, एक सेल का दूसरी सेल में कन्वर्जन होना कहलाता है मेटाप्लासिया। और डिस्प्लासिया का मतलब है एक सेल का बहुत ही डिसऑर्डर तरीके से, गलत तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ करना, तो क्या है? डिस्प्लासिया। नेक्स्ट वन, 16-year-old preemie-gravid patient admitted with severe pregnancy-induced hypertension, giving intravenous magnesium sulfate. Nurse obtained which of the following information? एक क्वेश्चन की MgSO4 देने के बाद है जो क्या चीज़ आप चेक करेंगे या फिर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? आपको एग्जाम में भी आया है, मेंस नॉरसेट में, प्री में भी आया था, मेंस में भी आया है। क्वेश्चन है, गंभीर गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के साथ भर्ती 16 वर्षीय प्रीमी ग्रेविड रोगी को अंतःशिरा मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। नर्स को निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए? तो MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट क्या ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले BP के लिए? तो यहाँ पे बात की जा रही प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो अब इसको ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है। यदि ओवरडोज होता है तो अब कैल्शियम ग्लूकानेट दे देंगे इस एंटीडोट के तौर पे। लेकिन यहाँ पे कहा है कि अब क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे? यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवर, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर या फिर ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवर। क्या चीज़ आप चेक करेंगे? ओल्ड प्रीमी ग्रेविड पेशेंट में जो कि एडमिट है, सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है उसको तब। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी सिम्टम को यहाँ पर सीवियर साइड इफेक्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर आपको चेक करना है, क्यों? इसके कारण MgSO4 के कारण क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको हर एक घंटे में क्या है? रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी होगी। सीवियर साइड इफेक्ट पूछे मैग्नीशियम सल्फेट के MgSO4 के, तो वही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए आपको बार बार हर एक घंटे में रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। नेक्स्ट वन, 28-year-old lactating woman presented with fever, acute breast pain and swelling. Which one of the following organism caused this acute breast problem? 28 वर्षीय स्तनपान कराने वाली महिला को तीव्र बुखार, स्तन दर्द, सूजन की समस्या हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव इस तीव्र स्तन समस्या का कारण है? ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस या फिर न्यूमोकोकस। पहली चीज़ जो बेस्ड ऑन द साइन हम बात करें कि ये है क्या? ब्रेस्ट पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, फीवर है। तो ये सब जो फीवर आ जाए मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो अब यहाँ पर ब्रेस्ट में तो ये क्या कहलाएगा? मास्टाइटिस। ब्रेस्ट में होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन क्या कहलाएगा? मास्टाइटिस। इस मास्टाइटिस का मोस्ट कॉमन साइन क्या है? सॉरी, कॉज क्या है? वो स्टेफाइलोकोकस। क्या है? स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो मास्टाइटिस है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होना ब्रेस्ट में, तो यहाँ पर इसके जो साइन बताए गए हैं कि फीवर है, ब्रेस्ट पेन है, स्वेलिंग भी है, तो ये किसके? सभी मास्टाइटिस के साइन हैं। और ये होता किससे? मोस्ट ऑफ दी स्टेफाइलोकोकस से।
नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रक्ताल्पता किसका परिणाम है? प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है उसका रीज़न क्या है? डिक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस इन द प्रेगनेंसी, या इंक्रीज डिमांड ऑफ द फीटस। तो यदि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है तो ये होता है ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण। किसके कारण? प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण। तो आंसर क्या होगा? डिक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर। अब यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग कैटेगरी है एनीमिया की, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। वेरी सीवियर में एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। माइल्ड में है 9 to 10.9 ग्राम पर DL, मतलब माइल्ड एनीमिया हुआ है। मॉडरेट में 7.8 to 9, सीवियर में लेस देन 7 ग्राम पर DL और वेरी सीवियर में लेस देन 4 ग्राम पर DL। सीवियर और वेरी सीवियर केसेस में सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सभी क्या है? 4 क्लासिफिकेशन WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया के लिए, कि कौन सी कैटेगरी में, यदि कितना कम हीमोग्लोबिन है आपका तो आपको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, इन फॉलोइंग विच इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो यदि किसी को सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा? पॉलीयूरिया, वेट गेन, वॉमिटिंग, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होगा यहाँ पर? यदि किसी को क्या है, सर्वाइकल कैंसर है, तो इसके प्राइमरी फीचर्स क्या हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर के प्राइमरी फीचर्स में आपका हो सकता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो आपके क्या हो सकते हैं? जो रेगुलरली आने चाहिए 28 दिन में, या किसी की 30, किसी की 35 में, उसकी जगह पे कैसे आएंगे? रेगुलर आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बार बार ब्लीडिंग होगी, महीने में 2 बार तक ब्लीडिंग होगी। तो ये सभी क्या है? प्राइमरी फीचर हैं किसके? सर्वाइकल कैंसर के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन, आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वाइबल फॉर। तो ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन की प्रोसेस में एग रिलीज होता है तो ओवम कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? 1 to 6 आवर, 12 to 18 आवर, 24 to 36 आवर, और 48 to 72 आवर तक। तो यहाँ पर ओवम की बात की जा रही है तो ओवम रहता है 12 से 24 घंटों तक। कितना? 12 से 24 घंटे तक है जो वायबल रहेगा। ओव्यूलेशन के बाद ओव्यूलेशन में क्या होगा? ओवरी एक एग है जो रिलीज कर देगी। तो यहाँ पर जो ओवम है, ओवम वायबल रहेगा कितना? 12 से 18 घंटों तक। एज एन ऑप्शन की बात करें तो कितना होगा? 12 to 18 आवर्स तक। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पेरिटोनियम लेयर, जो कि कवरिंग लेयर है एब्डोमेन की। तो यहाँ पर पेरिटोनाइटिस में कुछ इन्फेक्शन होता है तो क्या इसका रीज़न होगा? यूकोलाई, H पाइलोरी, मतलब कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। तो यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सिफिलिस के लिए तो है ट्रिप्नोमा पैलिडियम। H पाइलोरी है पेप्टिक अल्सर के लिए। अब बचता है क्या आपका? इकोलाई। क्या है? इकोलाई, जो कि UTI में पेरिटोनाइटिस के लिए सबसे कॉमन कंसीडर किया जाता है कि इसके थ्रू है जो ये प्रॉब्लम होंगी, UTI। एंड यदि एब्डोमेन ऑर्गनल में या फिर पेरिटोनाइटिस का जो रीजन पूछते हैं, पेरिटोनाइटिस से पूरी कवरिंग हो गई, लेकिन इस कवरिंग में यदि इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है तो ये कहलाएगी पेरिटोनाइटिस। तो इसका रीज़न क्या होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के? तो होगा इकोलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन इज। महिलाओं के लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक कौन सी है? माला डी, माला एन, लेवोनोजेस्ट्रोल या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो वुमेन के लिए वो कौन सी है? होगी यहाँ पर लेवोनोजेस्ट्रोल, जो आइकेन आईपीएल मार्केट में अवेलेबल होती है वही। इसमें क्या है? लेवोनोजेस्ट्रोल रहेगा, जिसको विदिन 72 घंटों के अंदर यदि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हुआ है, बच्चा नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? लेवोनोजेस्ट्रोल, जो कि विदिन 72 घंटों के यूज़ कर ली जाती है। नेक्स्ट इज
हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इन लैक्टेटिंग मदर इज, यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आप देंगे? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमेन या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होगी? पहली चीज़, जो माँ नर्सिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर अपने बच्चे को फीड कराती हैं तो उनको क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेशली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए अवॉइड किया जाता है। लेकिन यदि देना भी है तो क्या देंगे? मिनी पिल, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी होगी प्रोजेस्टेरॉन की, जो कि जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करता है और जो बेबी फीड करेगा उसके लिए क्या करेगी? टारगेट नहीं करेगी, जो कि 99% तक इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन या फिर मिनी पिल है, जो माएँ जो बच्चे को फीड कराती हैं, लैक्टेटिंग मदर है, नर्सिंग मदर हैं, वो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकती हार्मोनल? तो वो होगी यहाँ पर मिनी पिल्स, जिसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर सहेली। सहेली वंस अ वीक पिल है, मतलब और में लॉक्सिफेन है, जो इसके लिए सेंट्रोक्रोमेन नाम से भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो सहेली है, क्या है? सहेली है, ये हफ्ते में एक बार ली जाती है, वंस अ वीक पिल के नाम से भी ये जानी जाती है, सहेली और सेंट्रोक्रोमेन। नेक्स्ट वन, सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय। सेफ पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेफ पीरियड का मतलब है कि जो 5 दिन पहले के और 5 दिन बाद के पीरियड्स के बाद सेफ कंसीडर किए जाते हैं, वो मतलब इस टाइम पर बिना किसी अनप्रोटेक्टेड मेथड अपना के, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अपना के सेक्स करना, तो क्या सेफ पीरियड है और ऐसे बच्चे नहीं होंगे। तो यहाँ पर सेफ पीरियड कैलकुलेट कैसे करेंगे? ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेंथ ऑफ ओव्यूलेशन या फिर लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज। पहली चीज़, जब तक एग ही रिलीज नहीं होगा तो बच्चा कैसे का आप कंसीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये डिपेंड करता है किस पर? मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। मान लीजिए किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन की है, किसी की 28 दिन की है, तो 14वें दिन ही ओव्यूलेशन होगा, तो यहाँ पर एग रिलीज होगा। तो अब सेफ पीरियड डिपेंड करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, 35 दिन की है कि 28 दिन की है। नेक्स्ट वन, नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। तो यदि एक नर्स है जो कैथेटराइज करती है ब्लैडर को, प्रेगनेंसी, लेडी प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर कैथेटराइजेशन के लिए सभी चीज़ें आपको सही पता हैं फीमेल यूरेथ्रा को लेके, किसी एक को छोड़कर। इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, सॉरी इंचेस इन लेंथ, सेंटीमीटर में 5 तक जाता है, 5 से ज़्यादा, और मेल का होता है 20 तक। इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, इट्स पियर्सेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। तो ये बिल्कुल सही है कि जो फीमेल का यूरेथ्रा है एज़ कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा के बहुत ईजी है कैथेटराइजेशन करना। तो यहाँ पर लेंथ सही बताई गई है, लेकिन ये कहाँ पे रहेगा? फीमेल यूरेथ्रा इज लोकेटेड विद इन द वेजाइनल बॉल। जो फीमेल यूरेथ्रा है वेजाइनल बॉल के अंदर साइड को रहेगा, और जो ओपनिंग है, क्या है? ओपनिंग है वो लेबिया में होगी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन के आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। नेक्स्ट वन, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विद सीवियर हेमरेज इज नोन एज। आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे भाग के दौरान गंभीर रक्तस्राव के साथ सामान्य रूप से प्रत्यारोपित प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या फिर एब्रप्टो प्लेसेंटा। तो नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा है, समय के पहले डिटैच होना स्टार्ट हो जाए सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में विथ सीवियर ब्लीडिंग के, तो ये कहलाएगा आपका एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्या है? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। इनकम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब है कि सर्विक्स का जो मुंह है उतना क्लोज नहीं रहेगा वीकनेस के कारण या कुछ अदर रीजन के कारण, ताकि प्रेगनेंसी में म्यूकस प्लग बन के बेबी अंदर ही सुरक्षित रहे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बेबी का इम्प्लांटेशन है
वो अदर देन यूट्रस में हो जाएगा, मोस्टली फेलोपियन ट्यूब में होता है, इसीलिए इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। और प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया जो सर्वाइकल ओस के यहाँ की जो म्यूकस बनेगा सेंट्रल पार्ट से प्लेसेंटा क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज ड्राइनेस ऑफ आइस इज नोन एज, आँखों का सूखापन किस नाम से जाना जाता है? पैटेलिज्म, हैलिटोसिस, ज़ेरोप्थेल्मिया, फिर ज़ेरोस्टोमिया। तो यहाँ पर ज़ेरोस्टोमिया, ज़ेरोप्थेल्मिया, हैलिटोसिस 3 एग्जाम में आते हैं। तो ज़ेरोप्थेल्मिया क्या? ड्राइनेस ऑफ आइस, जो कि होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। क्या है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होगा ज़ेरोप्थेल्मिया, और इसमें आँखें क्या रहेंगी? ड्राई रहेंगी। हैलिटोसिस का मतलब है बैड ब्रीदिंग, जो सांस आप छोड़ेंगे तो दूसरे को स्मेल देगी, तो क्या है? हैलिटोसिस। है कि भारत में सबसे ज़्यादा अंधेपन का फर्स्ट रीज़न क्या है? तो है कंजक्टिवाइटिस, मोतियाबिंद। दूसरा रीज़न कहें तो वो होता है रिफ्रैक्टिव एरर, अंधे होने का जो मेन रीज़न है भारत में वो क्या है? पहला रीज़न तो है यहाँ पर कि जो फर्स्ट रीज़न है वो क्या है? कंजक्टिवाइटिस और मोतियाबिंद। दूसरा रीज़न की बात करें तो वह रिफ्रैक्टिव एरर्स। नेक्स्ट है जो ज़ेरोप्थेल्मिया होता है विटामिन ए की कमी के कारण। द फुल फॉर्म ऑफ डैश डाइट इज DASH। DASH आपने नाम पढ़ा है, किसके लिए यूज़ की जाती है? यूज़ की जाती है डैश डाइट हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए। किसके लिए? हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए डाइट है जो इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर इस डैश डाइट का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन में है आपको डाइटरी अलाउंसेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी हाइपरटेंशन एड टू स्टॉप, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, या फिर डाइटरी असिस्टेंट टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल 120/80 mm ऑफ Hg क्या है? ब्लड प्रेशर है, उसका बढ़ना 120/80 से ज़्यादा BP होना, वो क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। अब यहाँ पर जो डैश डाइट बताई गई है तो इसका फुल फॉर्म होगा डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। क्या है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। मतलब यहाँ पर आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए जिसके कारण, क्योंकि खाने पीने से भी आप अपने BP को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉल्ट इंटेक कम कर दीजिए, लो फैट है जो डाइट आप लीजिए, सोडियम बहुत कम मात्रा में लीजिए, साथ ही साथ फ्रूट वेजिटेबल्स इन सबको ज़्यादा ऐड कीजिए। तो यहाँ पर जो डैश डाइट है क्या है? डैश डाइट है, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो आपका स्वीट्स है, स्वीट्स आप बहुत ही ना के बराबर कर दें, या फिर आप सॉल्ट, शुगर और फैट इन तीनों चीज़ों को आपको क्या करना है? कम करना है। तो डैश डाइट यदि आपको पूछा जाए तो डैश डाइट मेन क्या है? आपका BP को कंट्रोल करने के लिए एक अप्रोच है। तो यहाँ पर यदि आप इनमें क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे फुल फॉर्म ही याद रखें। डैश डाइट यूज़ किसके लिए की जाती है? हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर डैश डाइट प्लान है जो आपको एक बार पढ़ लेना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी डैश डाइट में। तो यहाँ पर डैश डाइट में होता है आपका रिच इन मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बट यहाँ पर आपका सोडियम है जो मिनिमाइज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मिस्टर राजा हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम OT by the PICU nurse after the coronary artery bypass graft. Which of the following intervention would be appropriate to prevent early complication? यहाँ पर ये देखिए कोई एक पेशेंट है, नाम यहाँ पे दिया गया है उसका। तो यहाँ पर उसको OT नर्स ने क्या किया है? आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो ग्राफ्टिंग प्रोसीजर हुआ है उसके बाद रिसीव किया है, तो क्या क्या अर्ली कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस रहेंगे? तो यहाँ पर एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज इन टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर। तो यहाँ पर एज अ नर्स क्या कॉम्प्लिकेशन आपको प्रिवेंट करना है उस पेशेंट के लिए? यदि आपने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की तो उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी बाईपास का क्या है? पेशेंट है। तो यहाँ पर कीपिंग हिम फ्रॉम एम्बुलेटिंग अंटिल द डे आफ्टर सर्जरी, कीपिंग हिम कूल विद द लाइट पेशेंट बॉडी कवर टू प्रिवेंट एलिवेटेड टेम्परेचर, या फिर पोजिशनिंग हिम इन बेड विद पिलो प्लेस्ड अंडर हिज नीज टू इम्प्रूव द वीनस रिटर्न। क्या आप करेंगे यदि PICU नर्स, PICU नर्स यहाँ पे कौन सी नर्स आपकी कहलाएगी?
तो ये यहाँ पर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वाली नर्स होगी। बच्चे की सर्जरी परफॉर्म हुई है तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना है, एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज एंड टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर्स। थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए आप उसको कह सकते हैं कि पैरों की एक्सरसाइज करो, एंड आफ्टर है जो आपको क्या करना है, वापस से बेड पे जाना है। तो यहाँ पर एक किस लिए करवाना है आपको, ताकि बच्चे का जो आफ्टर ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई है, लेकिन सर्जरी होने के बाद ये आपको करवाना है, बिफोर सर्जरी नहीं। यहाँ पर आफ्टर सर्जरी आपको बच्चे को हेल्प करनी है कि हर 2 घंटे में थोड़ा सा बेड से नीचे आइए, थोड़ा बहुत वॉक करना चाहें या करें, नहीं तो एक्सरसाइज थोड़ी करानी है। देन आफ्टर बच्चे को अगेन है जो बेड पे भेजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर Mr. Rahul has undergone renal transplant. Which of the following assessment indicate the possibility of organ rejection? तो यदि यहाँ पर किसी पेशेंट का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद है जो कौन सा यहाँ पर सिम्टम बताएगा, इंडिकेशन बताएगा कि ऑर्गन रिजेक्शन हो चुका है, पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गन रिजेक्शन हो चुका है। ऑर्गन रिजेक्शन कब होगा, या तो जो रिसीवर है उसकी बॉडी ने उस ऑर्गन को है जो हमें कह सकते हैं कि एक तरीके से तो क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, या फिर कोई और रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिम्टम है वो क्या होंगे, सडन वेट लॉस, शॉक, टेंडरनेस और पेन, या फिर पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया देखने को नहीं मिलेगा। यदि ऑर्गन रिजेक्ट होते हैं तो कुछ केसेस में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, दर्द देखने को मिलेगा, क्या है यहाँ पर टेंडरनेस होगा, या फिर पेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब क्या है, कुछ पॉसिबल जो इंडिकेशन है, सिम्टम्स है या साइन है जो हो सकते हैं कि यदि ऑर्गन रिजेक्शन हुआ है। यदि यहाँ पर इन्फेक्शन होता तो इन्फेक्शन वाला भी साइन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर टेंडरनेस होगी, पेन होगा, ये क्या है, कॉमन है। सडनली वेट लॉस, शॉक और पॉलीयूरिया इसके लक्षण नहीं होंगे। ये सब किडनी फेलियर के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टेंडरनेस, पेन या फिर इन्फेक्शन ये सब हो सकते हैं ऑर्गन रिजेक्शन के। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट टू सेल्फ एडमिनिस्टर द इंसुलिन, द इंस्ट्रक्शन शुड इंक्लूड टीचिंग द क्लाइंट टू। तो यहाँ पर एज अ नर्स है जो आपको क्या कहना है, यदि आप अपने क्लाइंट को इंसुलिन सेल्फ एडमिनिस्टर करने के लिए समझा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें और बतानी है। इंजेक्ट द निडल एट 45 डिग्री एंगल, रोटेट इंजेक्शन साइड, विगोरसली मसाज द एरिया आफ्टर द इंजेक्शन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ऑप्शन सी है वो नहीं होगा, इसीलिए डी भी नहीं होगा। अब आपके पास बचते हैं 2, क्योंकि इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद इंसुलिन का विगोरसली मसाज है जो नहीं करना है। और यहाँ पर सबको पता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन कितने डिग्री पे दिया कौन से रूट से दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया जाता है किसमें, सबक्यूटेनियस रूट में। किसमें, सबक्यूटेनियस रूट में। और सबक्यूटेनियस रूट का जो एंगल है वो कितना होता है, कितना होता है, आप लोग भी यहाँ पे मार्क कीजिए। तो सबक्यूटेनियस रूट जो इंजेक्शन दिया जाता है वो 45 से 90 डिग्री का ही रहेगा, लेकिन मेनली यहाँ पर इंजेक्शन की साइड रोटेट करने को कहना है, क्योंकि एक जगह यदि इंजेक्शन लगाया जाता है तो पेशेंट को जो लिपोहाइपोट्रोफी या फिर जो फैटी एरिया है जहाँ पे वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वहाँ पर है जो बम्प टाइप से देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए क्या कहना है कि जिस जगह आज आपने इंसुलिन लगाया उसके थोड़ा सा आगे पीछे है जो आप लगाइए। नेक्स्ट वन इज A lethargic client who has fever, vomiting, headache and nurse has to prepare him for which one of the following procedure। यदि पेशेंट थका हुआ है, बुखार है, वॉमिटिंग है, सिर दर्द हो रहा है, तो एज ए नर्स आप उसके लिए कौन सा प्रोसीजर कराएंगे, ब्लड कल्चर, लंबर पंचर, CAT स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड फीवर वाले में नहीं होगा, यदि डायरिया वगैरह होता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती, लेकिन यहाँ पर हेडेक भी हो रहा है, बुखार भी है और फीवर भी है और पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इन दैट केस पेशेंट को सभी लक्षण किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, मेनिंजाइटिस की तरफ। किसकी तरफ, मेनिंजाइटिस की तरफ। तो मेनिंजाइटिस में ब्लड कल्चर से काम नहीं चलेगा, CSF चेक करना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है वो होता है लंबर पंचर और स्पाइनल टेप। कौन सा, लंबर पंचर और स्पाइनल टेप। यहाँ पर L4 to L5 वर्टिब्रा है जो कॉमनली यूज़ की जाती, लंबर 4 to लंबर 5 है जो यहाँ पे कॉमनली यूज़ की जाने वाली वर्टिब्रा है। एग्जाम में आपको आता ही आता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
टू ट्रीट एल्कोहलिक क्लाइंट द ड्रग ऑफ चॉइसेस, यदि मरीज शराबी है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। ऑप्शन में है आपके हेलोपेरिडोल, डाइजेपाम, फ्लॉक्सिटिन या फिर डाइसल्फ्राम। सभी मेडिसिन किसी ना किसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो हेलोपेरिडोल हो, फ्लॉक्सिटिन हो या डाइसल्फ्राम हो। तो यहाँ पर जो ड्रग दी जाती है एल्कोहलिक पेशेंट के लिए वो होती है डाइसल्फ्राम, जिसको हम एज अ डिटरेंट एजेंट भी कहते हैं। आपने साइकेट्रिक में पढ़ी होगी ये ड्रग एल्कोहलिक क्लाइंट के लिए। यदि और क्वेश्चन की हम बात करें तो एल्कोहलिक क्लाइंट में आपको विथड्रॉवल सिम्टम्स पूछे जाते हैं। यदि किसी शराबी की शराब छुड़वा दी जाए तो उसकी बॉडी जो लक्षण प्रेजेंट करेगी वो कहलाएंगे क्या, विथड्रॉवल सिम्टम। विथड्रॉवल वाली बात हो रही है तो यहाँ पर पेशेंट को कोर्साकॉफ साइकोसिस भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, तब दिया जाता है क्या, थायामीन। नेक्स्ट इज डेलीरियम इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इंक्लूडेड इन, डेलेरियम डिमेंशिया दोनों पढ़े हैं तो यहाँ पर डेलेरियम पूछा है जो कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, बट ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से, पर्सनालिटी या फिर ईटिंग डिसऑर्डर से, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा डेलीरियम। तो डेलीरियम बिलोंग करता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से। किससे, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से। डिमेंशिया आपने पढ़ा है, डिमेंशिया और डेलीरियम। तो यहाँ पर डेलीरियम और डिमेंशिया के बीच के यदि डिफरेंस हम बात करें, क्या है, जो यहाँ पर डेलीरियम है और डिमेंशिया है, इसका यदि हम क्या करें, डिफरेंस की बात करें तो डेलीरियम और डिमेंशिया में डेलीरियम क्या होता है, सडनली होगा, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है या फिर कुछ इंजरी हो सकती है ब्रेन में या फिर कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। लेकिन डिमेंशिया देखने को मिलता है जो ओल्ड एज पर्सन होंगे और ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा। क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म तक भी देखने को मिल सकता है। जो डिमेंशिया की प्रोग्रेशन होती है बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू डेलीरियम के। तो वही जैसा मैंने कहा कि डेलीरियम किसी इंजरी के कारण हो सकता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, आफ्टर दैट ठीक हो जाएगा। लेकिन डिमेंशिया है जो धीरे धीरे बढ़ते ही इसकी कंडीशन देखने को मिलती है, बढ़ते ही जाएगी और इसके जो प्रोग्रेशन है वो स्लोली होगा लेकिन बहुत वर्स्ट होगा, बहुत वर्स्ट होगा। नेक्स्ट वन, प्राइमरी सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया इंक्लूड्स आर, तो सीजोफ्रेनिया के प्राइमरी सिम्टम क्या है, 4 ब्यूलर सिम्टम भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सिम्टम है सीजोफ्रेनिया के वो कौन से होंगे, एसोसिएटिव लूजनेस, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सीजोफ्रेनिया के जो यहाँ पर सिम्टम है वो सभी होंगे, क्या होंगे, ये सभी होंगे। 4 ब्यूलर सिम्टम भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। सीजोफ्रेनिया यदि होता है तो इसके ट्रीट होने के चांसेस कम होते हैं, क्या है, इसके चांसेस कम होते हैं। इसके पॉजिटिव सिम्टम भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम होते हैं यदि, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के थ्रू है जो थोड़ा बहुत है आप पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इसकी प्रोग्रेशन की तो सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस किन में रहते हैं, कॉमनली 21-22 साल के बाद है जो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकेट्रिक। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए है जो कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था, सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि मैम ने दे क्या दिया है। साइकेट्रिक के फादर पूछे थे मैंने, साइकोलॉजी के नहीं पूछे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में था अल्बर्ट आइंस्टाइन, फिलिप पेनेल, अगस्ट कॉम्टे या फिर सिगमंड फ्रूड। तुम सब ने आंसर दे दिया सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड नहीं थे भाई, यहाँ पर कौन थे, फिलिप पेनेल। कौन थे, फिलिप पेनेल, जिसको फादर ऑफ साइकेट्रिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन है ईसीटी इज रिफर्ड एज। ईसीटी क्या है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट क्लास भी ली थी आपको। सोमेटिक थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रो मतलब बिहेवियर पे तो काम नहीं करेगा यदि आप करंट लगा रहे हैं दिमाग पे, ना साइकोलॉजी यहाँ पर है ना ऑक्यूपेशनल, ये कहलाती है सोमेटिक थेरेपी। क्या है, सोमेटिक थेरेपी। इसके मैंने आपको टाइप, कितना करंट, कितने बोल्ट का, किस पेशेंट को कब और किसको नहीं देना है, हर एक चीज़ ईसीटी की आपको एक सेपरेट क्लास में भी मे बी 25 और 1 मंथ पहले है जो आपको पढ़ाई है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी ऐड कर दी जाएगी, जिससे आप पूरा प्रॉपर ईसीटी पढ़ लें। ईसीटी में से आपके 20 क्वेश्चन तक बनते हैं। ईसीटी कब दी जाती है, जब पेशेंट के ऊपर कोई भी एंटी साइकेट्रिक ड्रग हैं जो काम ना करें, तब ईसीटी एक ऑप्शन बचता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट में, मैनिया वालों में यूज़ की जाती है, बाइपोलर में यूज़ की जाती है,
लेकिन यदि उनकी मेडिकेशन से वो रिकवर होते हैं देन ECT नहीं देना है। तो ECT देने किसको नहीं देना है? जिनका ICP बढ़ा हुआ, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो इनको भी ECT देना है, जो अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है? एक तरीके से इंसेन होना। तो ल्यूनेसी एक्ट है जो कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1947 में, 1987, 1912 या फिर 1985 में। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है जो कब आया था? एक्ट आया था कब? 1912 में। कब आया था? 1912 में। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग रेडी रहिए इस तरीके की आपको डेली नई नई क्वेश्चन की, और सभी आपको क्लासेस मिक्सड अप रहेंगी। तो यहाँ पर जिनका राजस्थान के लिए एग्ज़ाम है, मैं उनको बता दूँ कि अभी जो हाल फिलहाल में सिलेबस आपका आ गया है, पहले भी आ गया था, बट जिन्होंने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। आपको इस बार नॉन नर्सिंग भी अच्छी खासी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन जो नर्सिंग आनी है वो ज़्यादा मार्क्स की आनी है, और सभी सब्जेक्ट आपके कवर होके आना है। नेक्स्ट वन इज़ चाइल्डहुड डिसऑर्डर नोन एज एन्यूरेसिस। तो ये एन्यूरेसिस जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, मतलब बचपन में होने वाली प्रॉब्लम है, क्या है? स्लीप वॉकिंग, स्टैमरिंग, लैक ऑफ बाउल कंट्रोल या फिर बेड वेटिंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है? बेड वेटिंग, बिस्तर में सूसू करना। बाउल कंट्रोल मतलब यहाँ पर कहलाता है एनकोप्रेसिस। क्या कहलाएगा? एनकोप्रेसिस। स्लीप वॉकिंग क्या है यहाँ पर? स्लीप वॉकिंग होता है, एक होता है स्लीप टॉकिंग होता है। स्लीप वॉकिंग को क्या कहा जाता है? सोमनावुलिज्म। क्या है यहाँ पर? सोमनावुलिज्म। यदि स्लीप टॉकिंग की बात करें हम, तब क्या कहलाएगा? स्लीप वॉकिंग एंड स्लीप टॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी बहुत सारे लोगों में देखेंगे आप, वो कहलाती है क्या? सोमनावुलिज्म। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट क्वांटेंट IQ, मतलब यहाँ पर IQ लेवल लेस देन 20 है, तो क्या है? सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन या फिर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या कहलाएगा? यदि IQ लेवल कितना हो? 20 से कम हो, लेस देन 20 हो, तो यहाँ पर ये क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन। क्या है? मेंटल रिटार्डेशन में यदि IQ लेवल बिलो 20 बताया जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मतलब सबसे वर्स्ट कैटेगरी की मेंटल रिटार्डेशन। और ऐसे केसेस में पेशेंट को डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। माइल्ड की हम बात करें तो माइल्ड में जो IQ लेवल होता है वो होता है 50 से 70। कितना? 50 से 70। फिर आता है मॉडरेट, तो यहाँ पर होता है 35 से 50। कितना? 35 से 50। फिर यहाँ पे आपका यदि बिलो 20 चला गया, मतलब ये क्या हो गई? बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई। और सीवियर की बात करें हम तो 20 to 35। यहाँ पर ये क्या हो गए? IQ लेवल है यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। यदि हायर जो फर्स्ट होता है कितना? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ पे पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉडरेट होता है, तब आपको पेशेंट को टाइम टू टाइम OPD में चेकअप ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी में यदि जब पर्सन जाता है तो उसको घर पे आप रख के ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज द TNAI वॉज एस्टाब्लिश्ड इन। TNAI मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है यहाँ पर? ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर TNAI की स्थापना है जो कब की गई थी? ऑप्शन में है 1908, 1947, 1950 या फिर 1978। तो यहाँ पर जो ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1908 में, 1908 में। कब हुई थी? 1908 में। नेक्स्ट वन इज लिथोटोमी पोजीशन इज यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑन। लिथोटोमी पोजीशन है जो किस ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाती है? वेजाइनल, पेरिनियम, एनल कैनाल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपने दो ऑप्शन देखे। आपको कई बार बताया गया है कि जितने भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं उसके लिए मोस्टली लिथोटोमी पोजीशन है जो यूज़
की जाती है। मैं यहाँ पे पोजीशन भी ऐड कर देती हूँ, पोजीशन। और इसका इस्तेमाल मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चेक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर वेजाइनल और पेरिनियल तो होगी ही होगी, साथ में एनल केयर के लिए भी इसका इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। तो लिथोटॉमी किस सर्जरी या ऑपरेशन के लिए यूज़ होगी? सभी के लिए, वेजाइनल, पेरिनियम, या फिर हम ये कह सकते हैं सर्वाइकल, या फिर डिलीवरी के लिए। तो इन सभी के लिए कौन सी पोजीशन इस्तेमाल होगी? तो वो होगी लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट वन, बर्थ वेट यूजुअली गेट्स डबल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे का वजन डबल किस उम्र में हो जाएगा? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में। तो यदि बच्चे का वजन है जो जन्म के समय 2.5 kg है, तो वो वजन डबल हो जाता है जनरली 5 से 6 महीने की उम्र में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? 5 to 6 मंथ में। और यदि ट्रिपल की बात करें हम, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल की बात करें हम, तो वो हो जाता है कितने में? 12 मंथ में। डबल मतलब 6 महीने में, ट्रिपल 1 साल में। नेक्स्ट वन, बेबीज यूजुअली अचीव नेक होल्डिंग एट द एज ऑफ। बच्चे अपनी नेक होल्ड करना किस उम्र में स्टार्ट कर देते हैं? 2 महीने में, 3 में, 5 में या 6 में? 6 मंथ की एज में बच्चे हैं जो बैठना स्टार्ट कर देते हैं विद सपोर्ट के। लेकिन यहाँ पर नेक होल्डिंग की बात की जा रही है, तो बच्चे जनरली नेक होल्ड स्टार्ट करते हैं 3 मंथ में। कितने में? 3 मंथ की एज में। बिफोर दैट आप ट्राई भी ना करें, बच्चे की जो नेक के यहाँ पर जो भी मसल्स वगैरह हैं वो भी वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वॉज डेवलप्ड जॉइंटली द WHO एंड यूनिसेफ एंड लॉन्च्ड इन द ईयर। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या है? BFHI इनिशिएटिव लिया गया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और WHO का जेनेवा में है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो BFHI के तहत यहाँ पर BFHI को लॉन्च कब किया गया था? तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कब? 1991 में, 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। और इसके हिसाब से क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के 10 है जो मेन स्टेप रखे गए थे। क्या है? 10 मेन स्टेप रखे गए थे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी रिटर्न में होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, और यहाँ पर हेल्थ केयर स्टाफ को भी ट्रेंड होना चाहिए। माँ को है डमी पर प्रोसीजर करके दिखाना कि कैसे बच्चे को फीड कराएं। विदिन 1 आवर के अंदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाना है। प्रैक्टिस रूमिंग कराना है 24 आवर डे के लिए, मतलब माँ बच्चे को 24 घंटे एक ही रूम में रखना है। तो यहाँ पर ये सभी किसके पॉइंट्स थे? ये थे BFHI के बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के, जिसमें कोई भी पेसिफायर यूज़ नहीं करना है, ना आर्टिफिशियल कुछ टेस्ट बच्चे को कराना है, और यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है। सभी चीज़ें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की किस पर बेस्ड थी? ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक आपने पढ़ा है, तो अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट क्या हैं? ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अंडर 5 क्लिनिक में जो आउटर जो ट्रायंगल है वो क्या बताता है? हेल्थ एजुकेशन। जो इनर ट्रायंगल है वो बताता है क्या? फैमिली प्लानिंग। टोटल यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने? 5। केयर एंड इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस है, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन भी है, और प्रिवेंटिव केयर। तो 5 कंपोनेंट्स किसके हैं? अंडर 5 क्लिनिक के। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर। तो ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है? 4 मिल्क, हाइंड मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क, या फिर दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क ट्रांजिशनल भी होता है, मैच्योर भी होगा, 4 मिल्क भी होता है, हाइंड मिल्क भी होगा। और जो शुरुआती ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएट होता है आफ्टर द बच्चे की डिलीवरी, वो कहलाता है क्या? कोलेस्ट्रम, जो कि शुरू के 1 या 2 दिन ही रिलीज होता है। आफ्टर दैट ये बाकी के मिल्क आपके रहेंगे ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर, 4 मिल्क एंड हाइंड मिल्क। तो ये सभी टाइप हो जाएंगे। क्या होंगे? सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, एंटीरियर फॉन्टेनेल गेट क्लोज्ड बाय द एज ऑफ। एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के बीच का डिफरेंस भी हमने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पर जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, क्या है? एंटीरियर फॉन्टेनेल है, ये क्लोज होते हैं लेट मतलब 1.5 साल की उम्र तक, 1 साल से 1.5 साल की उम्र तक। और जो पोस्टीरियर होते हैं वो जनरली
इनिशियल 6 वीक की एज में तक बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनल की एज कही जाए तो 1.5 साल तक और 12 महीने से लेकर 18 महीने तक। नेक्स्ट इज फ्लैग साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है? हाइड्रोसेफेलस में, मरासमस, क्वासियोरकर या फिर मेनिंजाइटिस में। तो यहाँ पर इन सभी डिसीज़ के अपने अपने क्लासिकल साइन है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है? CSF ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब क्या होगा? CSF इंक्रीज होगा, बच्चे का सिर कैसा होगा? लार्ज साइज हेड होगा। और इसमें साइन देखने को मिलता है पॉट साइन। बच्चे का सिर यदि आप टच करके देखेंगे तो जैसे मटके का साउंड होता है वैसे आएगा। मरासमस मतलब बच्चा सिकुड़ा हुआ, एक तरीके से हम कहें। मरासमस का मतलब क्या होगा? बच्चा बहुत ही थिन रहेगा, कोई फैट वैट कुछ भी नहीं होगा। क्वासियोरकर में बच्चा कैसा होगा? फूला हुआ टाइप रहेगा। मेनिंजाइटिस की हम बात करें तो मरासमस और क्वासियोरकर दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, जिसको हम मेनिंग्स कहते हैं, उसमें होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। इसके साइन सिम्टम होते हैं हेड एक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन एंड फीवर। तो यहाँ पर फ्लैग साइन देखने को मिलता है हेयर में, बच्चे के हेयर झंडे टाइप से देखने को मिलेगा, तो उसको कहा जाता है फ्लैग साइन। और देखने को मिलता है किसमें? क्वासियोरकर वाले पेशेंट में। नेक्स्ट इज जॉइंटिस इन यूनिट अकरिंग विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज नोन एज। तो बच्चे में यदि जन्म लेने के विदिन 24 घंटे के अंदर यदि जॉइंटिस देखने को मिले तो वो क्या है? पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस कहलाएगा? यदि विदिन 24 आवर ऑफ बर्थ के बच्चे में जॉइंटिस देखने को मिल जाए। विदिन 24 आवर की बात हो रही है, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बात हो रही है, मतलब क्या है? वो होगा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलता है जनरली आफ्टर 24 घंटे के बाद। कितना? 24 घंटे के बाद। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा क्यों? क्योंकि बच्चे में यदि हो सकता है कि कुछ इंटरनल कुछ जो प्रॉब्लम्स बच्चे को रही और ऐसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में बच्चे को इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न पता करना होता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या रही हैं जिसके कारण जॉइंटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यदि 24 घंटे के बाद तो हो रहा है, मतलब ठीक है, पाम येलो देखने को मिलेंगे। डॉक्टर आपको एडवाइस भी करते हैं कि 2-3 दिन के बाद आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा येलो रहेगा, लेकिन जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर ही यदि बच्चा येलो देखने लगे देन बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाएगी, जो एक क्लासिकल ट्रीटमेंट कंसीडर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चे को फोटोथेरेपी भी दी जाएगी। और यदि बिलिरुबिन लेवल 5 mg/dl से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जो कि 0.2 mg/dl के पर आवर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये जॉइंटिस बच्चे को 14 दिनों तक भी है, जो 14 दिनों के बाद तक भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। यदि पैथोलॉजिकल डेवलप हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल है जो अपने आप 2 वीक के अंदर है जो सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक और असाइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक हार्ट डिसीज़ का मतलब है यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। तो यहाँ पर साइनोटिक हार्ट डिसीज़ में 4 डिसीज़ इकट्ठी होती हैं एक ही डिसीज़ में। तो ऑप्शन है यहाँ पर आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो कौन सी डिसीज़ है वो होगी आपकी क्या? टेरेटोलॉजी ऑफ, क्या है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें हार्ट का शेप कैसा देखने को मिलता है? बूट शेप। हार्ट का शेप एक्सरे किया जाएगा तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा? बूट शेप। तो यहाँ पर एक क्या होगा? साइनोटिक हार्ट डिसीज में आएगा आपका टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें टोटल 4 डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? VSD, क्या क्या? VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस के अलावा एक और होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये 4 है जो डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं किसमें? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है? साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर ASD, PDA और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो होती है आपकी क्या? आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। क्या है?
आइबुप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आर इलेक्टेड इन मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में कौन से साइन हैं जो और ज़्यादा बढ़े हुए देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में है कर्निंग साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो साइन देखने को मिलेंगे वो दोनों होते हैं, कर्निंग्स भी होता है, ब्रुजिन्स्की भी होगा, हेडेक भी होगा, नचल रिजिडिटी भी होगी। तो ये सब साइन किसके? मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन न्यूनेट। यदि बच्चे में न्यूनेट में यदि डिहाइड्रेशन होता है तो कौन से साइन देखने को मिलेंगे? डिप्रेस्ड फॉन्टेनेल, वल्जिंग फॉन्टेनेल, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपर कैल्सेमिया। क्या देखने को मिलेगा? यदि बच्चे को क्या हो गया है? डिहाइड्रेशन हुआ है न्यूनेट को। न्यूनेट मतलब 28 डेज से कम दिनों का भी बच्चा है, तो यहाँ पर उसको साइन होगा क्या? फॉन्टेनेल डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। कैसे? डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। वल्जिंग फॉन्टेनेल देखने को मिलते हैं हाइड्रोसेफेलस में। किसमें? हाइड्रोसेफेलस में, मतलब आगे की तरफ बल्ज रहेंगे, लार्ज साइज होगी हेड की, लेकिन डिप्रेस्ड रहेंगे किसमें? डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट वन, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस अकर्स इन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस कब देखने को मिलेगी? बिफोर 72 आवर ऑफ बर्थ, आफ्टर 72 आवर ऑफ बर्थ, या फिर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, या फिर बिफोर 12 आवर ऑफ बर्थ। लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस देखने को कितने घंटे के बाद मिलेगी? यदि इनिशियल विद इन 24 आवर कहेंगे हम तो ये लेट नहीं होगा, अर्ली ही होगा। तो यहाँ पर यदि लेट की बात की जा रही है तो लेट में क्या होगा? लेट में होगा आपका, यदि न्यूनेटल सेप्सिस दो ग्रुप में रहेगी। यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हुई है। देखिए, यदि न्यूनेटल सेप्सिस की हम बात करें तो एक होता है आफ्टर बर्थ के बाद देखने को मिलेगा, एक होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, दूसरा होता है लेट ऑनसेट सेप्सिस। तो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में होगा क्या कि कितने घंटे के अंदर हो जाए? यदि 72 घंटे के अंदर, कितना? 72 घंटे के अंदर, कुछ केस में 7 दिनों के। लेकिन यदि 72 घंटों के बाद होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? लेट। क्या कहेंगे? लेट कहेंगे, यदि आफ्टर 72 आवर हो रहा है। लेकिन बिफोर 72 हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्ली ऑनसेट। क्या है? अर्ली ऑनसेट सेप्सिस। लेकिन यदि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस की, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आफ्टर 72 घंटों के अंदर यदि सेप्सिस डेवलप हो रही है तब। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। तो ये तो सबको पता होना चाहिए। यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ मेनली काम किसके लिए करता है? बच्चों की एजुकेशन के लिए। किसके लिए? बच्चों की एजुकेशन के लिए। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क पे है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यदि यहाँ पर हम बात करें तो पिछले 75 सालों से काम कर रहा है। कितने? 75 ईयर से कंटिन्यूस है जो काम कर रहा है यूनिसेफ। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जो अलग अलग कंट्रीज़ में बच्चे हैं, जैसे कहीं पे युद्ध वगैरह होता है तो उन सब के लिए कौन काम करता है? यूनिसेफ। तो यहाँ पर यूनिसेफ की जो यदि हम बात करें तो यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर कौन रह चुकी हैं? प्रियंका चोपड़ा। क्या है? प्रियंका चोपड़ा हैं जो ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं। इंडिया की तरफ से हम बात करते हैं तो जो कि 2016 से यहाँ पर यदि, क्योंकि हमारे इंडिया के रिगार्डिंग यदि आपको पूछ लें कि इंडिया की तरफ से यूनिसेफ की एम्बेसडर कौन रही हैं तो प्रियंका चोपड़ा, जो कि 2016 से हैं। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर फर्स्ट। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं, ना पानी ना कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक की जाती है? 6 मंथ तक। आफ्टर 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद जो फूड वगैरह स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वीनिंग। क्या कहेंगे? वीनिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फूड। लेकिन इसके साथ भी यदि मदर की इच्छा हो, मदर चाहती है तो अपने बच्चे को 2 ईयर्स तक है जो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। बट आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चा ओनली ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं रह सकता है,
इसीलिए उसको वीएनिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो सभी सिम्टम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। अनासार का, हाइड्रोसेफेलस, प्रोटीन यूरिया या फिर हाइपर एल्बुमिनिया। हाइपर एल्बुमिनिया का मतलब एल्बुमिन लेवल का है जो ज़्यादा होना, जो कि एक प्रोटीन है। तो ये देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। प्रोटीन यूरिया भी होता है। एनासार का देखने को भी मिलेगा। एनासार का मतलब होता है जिसमें एडिमा एक तरीके से क्या है, यहाँ पर आप इसको या तो स्वेलिंग कह सकते हैं या एडिमा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, क्लासिकल साइन है एडिमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्बुमिनिया, लेकिन हाइड्रोसेफेलस देखने को नहीं मिलेगा इसमें। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन कैन ड्रॉ द सर्किल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे किस उम्र में एक सर्किल बना सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में। तो इस पर तो आप इवन अपने घर के आसपास जो भी बच्चे उनसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी इस चीज़ को याद कर लें तो बेस्ट होगा। तो होता है 3 साल की उम्र में। विदाउट 3 साल के बच्चों की जो ग्रिपिंग है उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो सर्किल नहीं बना पाएंगे। वो होल्ड कर लेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट से आप बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर सर्किल होगा वो 3 साल की उम्र में ही बना पाएंगे। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर टेम्पररी रिफ्लेक्सेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी रिफ्लेक्सेस क्या है? टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, फिर एंड हो जाएंगे। लेकिन कौन सा नहीं होगा? ब्लिंकिंग, रूटिंग, मोरो रिफ्लेक्स या फिर डॉल्स आई रिफ्लेक्स। सभी रिफ्लेक्स समय के साथ क्या हो जाते हैं? सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ब्लिंकिंग है, आँखों का ब्लिंक करना, वो इवन आपकी आँखों के सामने भी कोई कुछ लेके आ जाए तो आपकी आँखें क्या हो जाएंगी? ब्लिंक हो जाएंगी। लेकिन रूटिंग रिफ्लेक्स की बात करें हम, यहाँ पर ब्रेस्ट, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं? ब्रेस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्पेशली बच्चे जब 1 मंथ और 2 मंथ के हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये भी आपका बच्चे की उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फिर बच्चे का यहाँ पर क्या आता है? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स मतलब कुछ होल्ड करने की कोशिश करें। तो ये सभी रिफ्लेक्स अपने आप है जो सबसाइड हो जाएंगे, लेकिन ब्लिंकिंग नहीं होता है। नेक्स्ट इज 3 C's observed in tracheoesophageal fistula include all of the following except। तो यहाँ पर ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है? 3 C's हैं। कौन सा C है जो नहीं होगा? सिरोसिस, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है? ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला के जो 3 C हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। फिस्टुला में कफिंग होगा, चोकिंग होगा, साइनोसिस होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ नहीं होगी वो क्या होगी? सिरोसिस। क्या होगा? सिरोसिस यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या कहलाएगा? आपका आंसर होगा क्या? सिरोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया आपका जो वाइंड पाइप है, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप हो गया। यदि इन दोनों के बीच में कुछ, फिस्टुला का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग, तो यहाँ पर चोकिंग भी होगा, खांसी भी आएगी, साइनोसिस भी होगा। चोक होगा तो साइनोसिस होना कॉमन सी बात है, सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ होगा, लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज, विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्या होगा? रिकेट्स। क्या देखने को मिलेगा? रिकेट्स। स्कर्वी होता है सी की कमी से। पेलाग्रा होता है नियासिन, किसकी कमी से? नियासिन की कमी से। इसके 3D सिम्टम 4D सिम्टम्स भी होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। लास्ट इज द डेथ। नेक्स्ट वन, वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी मेनोपॉज इफ शी हैज़ एक्सपीरियंस सेसेशन ऑफ हर मेंसेस फॉर पीरियड ऑफ। यदि किसी महिला को मेनोपॉजल वुमेन कहा जाता है तो उसके पीरियड्स कितने समय से स्टॉप हैं? सजेस्ट है मतलब स्टॉप हैं, कितने टाइम से पीरियड्स नहीं आए हैं? 6 महीने से, 12 महीने से, 18 महीने से या फिर 24 महीने से। तो यदि किसी क्लाइंट को मेनोपॉजल वुमेन में कंसीडर किया जा रहा है आपकी, मतलब उसके पीरियड्स लास्ट 12 मंथ से नहीं आए हैं। कितना? लास्ट 1 साल से नहीं आए हैं। और मेनोपॉज के लिए उम्र होती है 50 साल से 55 साल के बीच में। किसी किसी में कुछ यदि
जो हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह लेते हैं जैसे कि थायराइड वाले हो गए, उनके 50 साल के पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स भी प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी महिला में बात की जा रही है कि मेनोपॉजल वुमेन कंसीडर होती है वो, लेकिन जब उसके पीरियड्स लास्ट 1 ईयर से ना आए हो। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग सिटिंग द वेट ऑफ द होल बॉडी बियर्स ऑन। हमारे शरीर का पूरा भार कहाँ पे होता है? इस्चियल ट्यूबरोसिटीज पर, इलियाक क्रेस्ट, इस्चियल स्पाइन या फिर नन ऑफ द अबव। जब भी हम बैठते हैं, क्या है, जब भी हम बैठते हैं ड्यूरिंग द सिटिंग, तो हमारे पूरे शरीर का भार होता है। यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है? वेट होता है। पूरे शरीर का वजन की हम बात करें तो कहाँ पे होगा? ग्रीन वाले पोर्शन के यहाँ पर, इसको कहा जाता है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। तो यहाँ पर हम बैठने के दौरान यदि वजन की बात करें तो पूरी बॉडी का वजन कौन बियर करेगा? इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। नेक्स्ट वन, द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स पूरी डायलेट कितने सेंटीमीटर होती है? 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 या फिर 12 सेंटीमीटर। तो यदि हम सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करें तो सर्विक्स टोटल पूरा फुली डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक। और ये डायलिटेशन देखने को कब मिलता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। किसमें? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये सर्वाइकल डायलिटेशन देखने को मिलता है। जो लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहली में तो सर्विक्स डायलेट होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके यहाँ पर क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है यहाँ पर आपका? वो कहलाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिर आती है आपकी क्या? सेकेंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं बेबी एक्सपल्सन। सर्विक्स डायलेट होने से लेके बेबी एक्सपल्सन तक की स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज। फिर आती है आपकी थर्ड, जिसमें आपका क्या आता है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटल स्टेज भी हम कहते हैं इसमें। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक्सपल्सन होता है। फिर होती है फोर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टेज या फिर ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। इसमें माँ और बच्चे दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि प्लेसेंटा विदिन 15 से 30 मिनट, 15 to 30 मिनट है जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, यदि बाहर नहीं आता है तब इसको क्या कहा जाता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, विच डेसिडुअल लेयर्स इन द लेटर स्टेज फॉर्म्स प्लेसेंटा। तो डेसिडुअल, आपको डेसिडुअल पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम का नाम दिया जाता है क्या? डेसिडुआ। डेसिडुअल लेयर मतलब एंडोमेट्रियल लेयर। तो एंडोमेट्रियल लेयर और डेसिडुअल लेयर का कौन सा पार्ट है जो प्लेसेंटा बनाने का काम करता है? डेसिडुआ बेसिले, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस, डेसिडुआ पैराइटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो डेसिडुआ नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और इसका जो लेयर है वो है कौन सी? डेसिडुआ बेसिलाई, जो कि क्या करती है? प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज, Which type of lochia should the nurse expect to find in a client on second day of postpartum? दूसरे दिन पोस्टपार्टम के कौन सा लोचिया है जो यहाँ पर नर्स है जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं एक्सपेक्ट करेगी कि ये देखने को मिलेगा? ऑप्शन में फाउल स्मेलिंग लोचिया, लोचिया रूब्रा, लोचिया एल्वा या फिर लोचिया सरोसा। लोचिया देखने को, लोचिया का मतलब क्या है? आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो रूब्रा, अल्वा, सिरोसा। तो रूब्रा है जो इनिशियल प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, इनिशियल पोस्टपार्टम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो इनिशियल 2 to 3 डेज तक यही होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, इसमें क्लॉट्स भी होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? लोचिया रूब्रा। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और आफ्टर पेन ऑन पोस्टपार्टम डे 2। Which of the following condition would increase the severity of after pain? तो यहाँ पर यदि आपकी क्लाइंट क्या कह रही है? यदि आपकी क्लाइंट है जो कह रही है कि आफ्टर डिलीवरी हो गई है, क्लाइंट कंप्लेन कर रही है पोस्टपार्टम डे 2 है, मतलब डिलीवरी हो गई है, पोस्टपार्टम डे है तो, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा दर्दफुल कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? बॉटल फीडिंग, डायबिटीज़, मल्टीपल जेस्टेशन या फिर प्रीमी पैराइटी। यदि बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद का टाइम कहलाता है पोस्टपार्टम, लेकिन उसको दूसरे दिन, पोस्टपार्टम के दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, सीवियरिटी भी बढ़ती जा रही है उन दर्द की, तो वो कहलाएगा मल्टीपल जेस्टेशन। हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि एक और बच्चा है जो गर्भ में हो, एक और फीटस अंदर हो, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो, क्योंकि ना तो यहाँ डायबिटीज़ के कारण होंगे, ना बॉटल फीडिंग, ना प्रीमी पैराइटी के कारण। यहाँ पर यदि ऑप्शन की बात करें तो मल्टीपल जेस्टेशन यहाँ पे है जो आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू WHO द वेट ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न वुड बी, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्दी न्यूबॉर्न का वजन कितना होना चाहिए? 3 kg, 2.5 kg, 2 kg या फिर 4 kg? कितना वजन होना चाहिए एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का? तो एज़ पर WHO के इंडियन बेबीज़ और सभी बेबीज़ का वजन 2.5 kg तक है जो होना चाहिए। यदि इससे कम होते हैं, बिलो जाते हैं बच्चे, तब वो क्या कहलाते हैं? LBW, लो बर्थ वेट बेबीज़। नेक्स्ट इज आइडल टाइम फॉर कॉपर्टी इंसर्शन इज, तो यदि कॉपर्टी इंसर्ट करने का एक आइडियल टाइम पूछा जाता है तो क्या होगा? 2 to 3 days फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन, 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, 2 to 3 days प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन या फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर एक आइडल टाइम कॉपर्टी के लिए होता है ड्यूरिंग द मेंसेस पीरियड। क्या है? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि इस दौरान है जो यूट्रस है आपकी क्या होती है? इस दौरान यूट्रस आपकी एज हम ये कह सकते हैं कि डायलिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 2 से 3 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन में करवाना सबसे बेस्ट टाइम है जो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, ओरल पिल ऑफ गवर्नमेंट सप्लाई, तो भारत में अलग अलग हॉस्पिटल में जो पिल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, तो वो कौन सी हैं? माला डी, माला एन, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल या फिर पोस्ट कॉइटल पिल। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पिल सप्लाई की जाती है वो होती है माला एन। कौन सी? माला एन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। माला डी भी है, लेकिन इनको है जो 5-10 रुपये में बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन माला एन क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई की जाने वाली ओरल पिल्स। यदि हम यही पिल्स बात करें, माँ यदि फीड कराती है तब बच्चे को, यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, मतलब यहाँ पर क्या है? लैक्टेटिंग मदर में यदि पिल की बात की जाए तो वो ओनली यूज़ कर सकती हैं क्या? मिनी पिल्स। क्या है? मिनी पिल्स। नेक्स्ट वन, द नर्स इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ स्टिल बॉर्न इन्फेंट्स। द नर्स इज अवेयर दैट अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट कैन बी ऑर्डर्ड फॉर दिस क्लाइंट। तो यहाँ पर यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही है स्टिल बॉर्न इन्फेंट की, स्टिल बॉर्न इन्फेंट का मतलब है कि बच्चा क्या हुआ है? यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो गई। क्या है? डेड है जो फीटस रहा है। डेड फीटस का मतलब होता है स्टिल बॉर्न इन्फेंट, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। यदि हिस्ट्री रही है आपकी क्लाइंट की, तो एज अ नर्स जब आप अपने पेशेंट का NST करते हैं तो किस चीज़ से आपको अवेयर रहना है? डिटरमाइन द लंग मैच्योरिटी, मेजर द फीटल एक्टिविटी, सो द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीटल हार्ट या फिर मेजर द वेलबींग ऑफ फीटस। तो यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही स्टिल बर्थ इन्फेंट की, तो ऐसे केस में बच्चा जो अभी रिसेंट में आप बच्चे के लिए NST कर रहे हैं अपनी क्लाइंट का, आपको अवेयर रहना है कि बच्चे की जो फीटल एक्टिविटी है वो प्रॉपर है या नहीं। इसी चीज़ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियसली यदि हिस्ट्री इस तरीके से रहती है, इसीलिए जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, आप अपने क्लाइंट की केयर करते हैं, तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है असेसमेंट में, हिस्ट्री कलेक्ट करना, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों तरीके के डेटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पर रीज़न यही है कि प्रीवियस बच्चे डेथ हो गए हैं, स्टिल बर्थ पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? फीटल एक्टिविटी है जो चेक करनी है। नेक्स्ट वन, प्रोसीडेंसिया मीन्स, प्रोसीडेंसिया का मतलब क्या है? फिस्टुला, यूट्राइन प्रोलैप्स, पॉलिप्स या फिर फाइब्रॉइड्स। प्रोसीडेंसिया नाम यहाँ पे आपको सुना सुना लग रहा होगा। एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया था जो रिसेंट में ESIC का UPSC के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये कहलाता है यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रोसीडेंसिया का मतलब होता है प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में यूट्राइन है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स में आपके जो पेल्विक ऑर्गन है वो सभी मतलब बाहर आ जाए फुली विथ यूट्रस, पूरा फुल यूट्रस है जो बाहर आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? प्रोसीडेंसिया। क्या होगा? प्रोसीडेंसिया। इसकी डिग्री होती है फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड। और लास्ट होती है क्या, प्रोसीडेंसिया। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परनीसियस वॉमिटिंग। कौन सा हार्मोन है जो परनीसियस वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। HCG, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर FSH। तो यहाँ पर परनीसियस के साथ साथ यदि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी आप कह सकते हैं, या फिर जेस्टेशनल वॉमिटिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि आफ्टर 4 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद है जो क्या होने लगता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है इसका लेवल, और प्रेगनेंसी वॉमिटिंग आना स्टॉप हो जाती है। और इस दौरान जो वॉमिटिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं हम, क्या नाम है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग की, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, पायरिडॉक्सिन। एक विटामिन का नाम है, आपको पता होना चाहिए। पायरिडॉक्सिन दिया जाता है, ओंडम वगैरह डॉक्टर बहुत रेयर केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। और HCG हार्मोन है, क्या है यहाँ पर, HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिंक टू ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसको रिलीज करती हैं। नेक्स्ट वन, a mother at 18 weeks gestation came to the hospital with complaint of painless slight vaginal bleeding that is bright red in color and stop spontaneously. The condition is known as, यदि आपकी क्लाइंट 18 हफ्ते का जेस्टेशनल पीरियड है, हॉस्पिटल आती है, उसको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और जो कि लाल कलर की है डार्क, लेकिन सडनली स्टॉप भी हो गई है। तो ये क्या है, इनवाइटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन। तो यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन में क्या है, अबॉर्शन के रिगार्डिंग है आपको। यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं तो आप प्लेसेंटा प्रीविया भी मान सकते हैं यदि ऑप्शन में होता, लेकिन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, डार्क रेड कलर की हो रही है और सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो एक तरीके से उसको क्या है, डर है। तो डर हुआ मतलब यहाँ पे क्या हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन। बच्चा वायाबल है, बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस हैं, जो फीटस से सर्वाइव हो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गई है, तो यहाँ पर आपका क्लाइंट क्या हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन का। सेप्टिक में इन्फेक्शन होता, ब्लड आ रहा है लेकिन दर्द भी होता, कंप्लीट में भी दर्द होता, इनवाइटेबल में भी दर्द होता, लेकिन थ्रेटेंड में पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही हो, वो सडनली स्टॉप भी हो गई है। नेक्स्ट वन, वैसेक्टोमी इज अ प्रोसीजर डन ऑन अ मेल फॉर स्टरलाइजेशन। तो वैसेक्टोमी प्रोसीजर मेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस या फिर वास डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जो ऑर्गन, वैसेक्टोमी का मतलब होता है परमानेंट स्टरलाइजेशन, परमानेंट फैमिली प्लानिंग, मेल में यहाँ पे की जाएगी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। और हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ट्यूबेक्टोमी ही परमानेंट स्टरलाइजेशन में यूज़ की जाती, कोई भी मेल पर्सन है जो वैसेक्टोमी नहीं करवाना चाहता है। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी में जो ऑर्गन इंक्लूड होता है वो क्या होता है, वास डिफरेंसेस। क्या हो गए, वास डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन, when the cord is slipped down below the presenting part, it lies in front of it in the intact bag of membrane is called the। जब भी कॉर्ड स्लिप डाउन हो जाए, स्लिप डाउन होके जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वहाँ पे आ जाए, तो ये क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ऑकल्ट प्रोलैप्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो कॉर्ड है जो स्लिप डाउन होकर प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर, प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाए, इसके कारण जो मेम्ब्रेन है वो भी इंटैक्ट हो जाए, मतलब क्लोज हो जाए, तो वो कहलाता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, कॉर्ड हो गई, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए वो ना होके, प्लेसेंटा ना होके, प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या आ गया, कॉर्ड आ गई। नेक्स्ट वन, चैडविक साइन मीन्स। तो चैडविक साइन का मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स या फिर इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। और MP ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 19 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन में चैडविक साइन है, लेकिन उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी उनमें उन्होंने चैडविक साइन की जगह बलोटमेंट है जो आंसर कर दिया है ऑफिशियल आंसर की में। आई होप सो कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे उनके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से कौन सी नहीं है? हर्पीज तो है, हर्पीज है, कैंडिडा एल्बिकेंस भी है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है क्या है, इकोनोकोकस। क्या है? इकोनोकोकस। ये यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रेट बॉम्ब के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, और यहाँ पर एक इन्फेक्शियस डिसीज़ तो है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, और ये मेनली ह्यूमन बीइंग में होने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। ये जनरली किस में होती है? ह्यूमन में होती है, लेकिन रेयर होती है, एनिमल्स में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जेनाइटल टीबी इन वुमेन इज, तो जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए कॉमन साइट है वो क्या है? जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन की बात की जा रही है, तो जेनाइटल टीबी में वुमेन में कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स या फिर वेजाइना? तो मोस्ट कॉमन साइट है जेनाइटल टीबी के लिए वो क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट वन, टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू, एक क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में इतना सीधा सा तो नहीं आया था, बट आया इसी तरीके से था कि टोकोलाइटिक ड्रग का यूज़ है जो किसके लिए किया जाता है? इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलिटेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए हमेशा दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। इनहिबिट करने के लिए यदि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है तब दिए जाते हैं क्या? टोकोलाइटिक्स एजेंट। क्या है? टोकोलाइटिक एजेंट। सर्वाइकल डायलिटेशन और राइपनिंग के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पर टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या है? मतलब है सर्वाइकल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको इनहिबिट करने का काम करेंगी, और इसकी हेल्प से प्रीटर्म डिलीवरी को मैनेज है जो किया जा सकता है। यदि समय से पहले बच्चा पैदा होने वाला है तो उस दौरान मेडिकेशन दी जाती है ताकि कुछ दिन और मिल जाएं। नेक्स्ट वन, द एक्शन ऑफ PGE2 इज, तो PGE2 का एक्शन क्या है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस या फिर नन ऑफ द अबव। सर्विक्स डायलेट होने के लिए PGE2 है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इज लार्ज स्केल। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए? बॉइलिंग, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज या फिर फिल्ट्रेशन। इसके स्टेप आपको मैंने कई बार बताए हैं। वाटर को प्यूरिफाई आप कब करेंगे? तब आपके पास पानी होगा। पानी कहाँ होगा? जब आप उस पानी को स्टोर करके रखेंगे। इतने पानी को बॉईल तो कर नहीं सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टोरेज। क्या होगा? स्टोरेज। जैसे आपके यहाँ घर पे पानी की टंकी होगी या फिल्टर होगा, उसमें पानी स्टोर होगा तभी आप उसको फिल्टर कर पाएंगे। लेट्स इट, तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्टोरेज। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जेनेवा में कहाँ किसका है? WHO का। किसका? WHO का। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? रोम में। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, फर्स्ट रेफरल यूनिट और FRU कौन है? CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हमेशा फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट वन, द मेन फोकस फॉर ऑर्गेनाइजिंग होम विजिट इज, तो यदि आप होम विजिट करते हैं तो आपका पहला फोकस किस पे होना चाहिए? डेमोग्राफी सर्वे पर, इंस्पेक्शन ऑफ होम एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज या फिर चेकिंग वर्क ऑफ अदर नर्सेज। तो यदि आप होम विजिट पर जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट जो मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होम एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करना। उसी से पता चलेगा कि लोग एक छोटे घर में कितने लोग रह रहे हैं। ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो बीमारी होने का रिस्क भी होगा, घर प्रॉपर वेंटिलेटेड है या नहीं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी इस विजिट में इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट है एड्स इज़ा, तो एड्स क्या है? सबको पता है। एड्स क्या है? वायरल डिसीज़, HIV नाम के वायरस से होने वाली डिसीज़ है। HIV का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? DNA, RNA, mRNA या फिर रेट्रोब्रेडा फैमिली से। तो यहाँ पर एक कौन सा वायरस है? रेट्रोब्रेडा फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस। नेक्स्ट वन,
न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यदि न्यूट्रिशनल आप जो अपना खाना पीना खाते हैं उसमें चेंज करें, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वॉक करें, घूमें फिरें, तो ये सब किस तरीके के एग्जाम्पल हैं? टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोर्डियल या फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखिए सभी टाइप के प्रिवेंशन बताए गए हैं। प्राइमरी मतलब आपको डिसीज़ नहीं हुई है लेकिन उसके पहले ही आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं, खान पान बदल लेते हैं, वॉक करने जाते हैं, ज़्यादा तेल का नहीं खाते पीते, फैटी आइटम नहीं खाते, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड शुगर हाई होना, बीपी बढ़ना, तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी में। यदि हाँ आपको बीमारी हो गई है, आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बच रहे हैं, तब आता आपका सेकेंडरी में। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा मैटरनल डेथ का रीजन क्या है? अनसेफ अबॉर्शन, हेमरेज, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो भारत में यदि हम बात करें तो मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब मैटरनल डेथ का मेन रीज़न होता है हेमरेज। और हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। ब्लीडिंग या तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो सकती है, आफ्टर द डिलीवरी। कॉमनली जो मेन रीज़न होता है पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। तो यहाँ पर पूरा एक कंबाइंड करके क्या कहा जाता है? हेमरेज। अब ये हेमरेज कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 6 वीक तक कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस एग्जाम्पल इज। तो सेकेंड जनरेशन आईयूडी कौन सी है? लिपेज लूप, कॉपर-T 380A, प्रोजेस्टासाइट या फिर LNG-20 और मेरेना। तो जितनी भी हार्मोनल होती हैं वो थर्ड में आ जाती हैं। फर्स्ट में आपकी नॉन हार्मोनल रहती हैं जिसमें लिपेज लूप आता है। सेकंड में आपका क्या आएगा? सेकंड में आपका कॉपर-T 380A आ जाएगा। सेकंड में क्या होगा? कॉपर-T 380A जो कि 10 साल तक के लिए लगवाई जा सकती है। इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? 10 ईयर। यदि इसके पहले रिमूव करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल डिसीज सर्विलेंस एफर्ट्स। तो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी डिसीज़ की सर्विलेंस के ऊपर काम करेगा? यूनिसेफ, नासा, WHO, यूनेस्को। तो यूनेस्को तो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए है। WHO ये काम करता है, कौन करेगा? WHO करेगा। नासा जो चीज़ें स्पेस में हो रही हैं उसको लेके काम करेगा। नेक्स्ट वन, द क्रूड बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है द क्रूड बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर। क्रूड बर्थ रेट है जो कितने जन्म के ऊपर है जो मेजर की जाएगी। 1000 लाइव बर्थ, 1000 पॉपुलेशन, 100 लाइव बर्थ या 1 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ये थी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी आपके डाउट वगैरह रह गए हों आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। बुक में अभी आपको मैं बता दूं कि 15 अप्रैल तक जो प्राइस मैंने आपको शुरुआत में क्लास की बताई है वही प्राइस आपको 15 अप्रैल तक कंसीडर की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चौथे नंबर का हेल्थ डायमेंशन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। आपको हेल्थ डिटर्मिनेंट डायमेंशन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ANM का पेपर दें आप या NHM या फिर CHO कोई सा भी एग्ज़ाम दें। तो फोर्थ डायमेंशन कौन सा है? फिजिकल, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन। चौथे नंबर का डायमेंशन कौन सा है? तो जो फोर्थ डायमेंशन है वो है यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। कौन सा? स्पिरिचुअल डायमेंशन। टोटल 5 डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट वन इज द सोशल। तो यहाँ पर जो हेल्थ डायमेंशन है ये डायमेंशन एक से दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग? हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन विच एनी डिसीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इसमें जो 5 डायमेंशन है जिसमें से चौथे नंबर का पूछा गया है तो वो स्पिरिचुअल डायमेंशन और 5वां पूछते तो होता सोशल डायमेंशन। फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट इज द सोशल
डायमेंशन, एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को डायरेक्टली है जो क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट इज a couple with one child has been trying without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. एक कपल है, एक चाइल्ड उनका ऑलरेडी है, लेकिन वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूसरा बच्चा भी हो जाए, लेकिन क्या हो रहे हैं, अनेबल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी या फिर इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा हो गया है तो, लेकिन अब दूसरे के लिए ट्राई कर रहा है तो हो नहीं रहा है, तो स्टरलिटी तो है नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी हो गया है, और ना ही ये प्राइमरी होगा क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब होता है कि एक भी बच्चा कंसीव ना हो पाता, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा ऑलरेडी कंसीव हो गया है, दूसरा बच्चा चाहिए है, 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टरलिटी का मतलब ये कि इनेबिलिटी टू अचीव अ प्रेगनेंसी, कई सालों तक कोशिश करने के बाद एक भी बच्चा ना होना, तो क्या है, वो कहलाएगा स्टरलिटी। लेकिन एक बार बच्चा हो गया है, या फिर इनफर्टिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कंसीव कर जाए लेकिन बच्चा ना हो पाए, वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए लेकिन बेबी को, जो लाइव बेबी उसको बॉर्न ना कर पाए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट्स अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि 1 चाइल्ड ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कब इसकी स्थापना हुई थी, हेनरी फोर्ड के द्वारा, हेनरी डोनाल्ड, हेनरी ब्राउनी या फिर नन ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस सोसाइटी, तो रेड क्रॉस सोसाइटी को कई बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, 3 से 4 बार लगातार जो प्राइज़ मिला है वो रेड क्रॉस सोसाइटी को ही मिला है। तो इसकी स्थापना की थी किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में, किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में इसकी स्थापना की थी, रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज में लास्ट फेज कौन सी है, एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। यहाँ पे कहा है होम विजिट किया आपने किसी भी फैमिली के यहाँ पर, तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग लास्ट फेज क्या होगी, लास्ट फेज होगी पोस्ट एक्टिविटी फेज। कौन सी, पोस्ट विजिट फेज और पोस्ट एक्टिविटी फेज भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज कहलाएगी कौन सी, लास्ट फेज। पहली होती है इनिशिएशन फेज, दूसरी होती है फिर प्री विजिट फेज, तीसरी होती है एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फेज, क्या आपने एक्टिविटी की, चौथे नंबर पर होता है टर्मिनेशन फेज और 5वें पे आता है पोस्ट विजिट एक्टिविटी। मतलब आफ्टर आप सब कुछ कर रहे हैं, दोबारा से एक बार और चेक करने जा रहे हैं, तो वो कहलाएगी पोस्ट विजिट फेज। अर्ली और इनिशियल फेज पूछें तो वो कहलाती इनिशिएशन फेज, फिर प्री विजिट, फिर एक्टिविटी, फिर टर्मिनेट करना है, फिर यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज। तो लास्ट फेज यहाँ पे पूछी है होम विजिट की इन फैमिली में, तो वो क्या होगी, वो होगी पोस्ट विजिट फेज। टर्मिनल फेज 4th नंबर पे आएगी, क्लियर है। नेक्स्ट इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विथ अ सिंगल 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट। यदि आपके पास 0.5 mg की क्लोरीन की गोली है तो कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जब यदि करते हैं आप, तो क्लोरीन की जो 0.5 mg की टैबलेट है से कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, तो होगा 20 लीटर। कितना, 20 लीटर पानी डिसइंफेक्ट होगा। तो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को चेक करने के लिए जो टेस्ट होगा वो कहलाता है ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट। क्या है, ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट किया जाएगा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में क्लोरीन की मात्रा कितनी है उसके लिए। और जो प्रोसेस है यहाँ पर क्लोरीन की टैबलेट मिक्स कर रहे हैं पानी में, वो कहलाएगी क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज measures taken to stop the progress of disease is called,
विच काइंड ऑफ प्रिवेंशन, तो मेजर्स लिए जा रहे हैं, मतलब जो भी स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को क्या करना है, स्टॉप करना है। डिसीज़ हो गई, पता चल गया, उसकी प्रोग्रेस को क्या करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। प्राइमरी में डिसीज़ को आप क्या करते, होने के पहले की फेज़ है जिसमें इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते, होने से बचा ही सकते हैं। सेकेंडरी में हो गई है डिसीज़, डायग्नोस हो गई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, तो होगा सेकेंडरी। टर्सरी में क्या होगा, ट्रीटमेंट हो गया, जो भी इंजरी है या फिर जो भी डिसीज़ है वो सब ठीक हो गई, लेकिन दोबारा से वापस से फंक्शनिंग में लाना क्या कहलाएगा, टर्सरी। प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर कहा है कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को स्टॉप करना, मतलब पता चल गया कि डिसीज़ हुई है तो ये प्राइमरी नहीं है, ये कहलाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट, तो सभी गुड अटैचमेंट साइन है ब्रेस्ट फीडिंग के, किसी एक को छोड़कर 4 कार्डिनल साइन कंसीडर किए जाते हैं गुड अटैचमेंट साइन के, कि बच्चा जो बेबी है प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं। ऑप्शन में है बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। गुड अटैचमेंट साइन की बात की जा रही है कि बच्चा प्रॉपर तरीके से फीड कर रहा है या नहीं। वो यहाँ पर होगा कि सबसे पहला बेबी का माउथ है जो वाइडली ओपन होगा, बड़े तरीके से मुंह खोलेगा। लोअर लिप हमेशा जो नीचे का लिप है बाहर की तरफ रहेगा, आउटवर्ड। बेबी का चिन है जो माँ के ब्रेस्ट को टच करेगा, और एरियोला का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन होगा। अब एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या होगा। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है कि बेबी का माउथ वाइडली ओपन होगा। थर्ड भी सही है कि ब्रेस्ट को चिन है जो ब्रेस्ट को टच करेगा। लास्ट है जो एरियोला बेबी के मुंह में रहेगा, मेजर पार्ट है एरियोला का बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। लोअर लिप है जो कहाँ रहेगा, आउटवर्ड। क्या रहेगा, बेबी का जो लोअर लिप है आउटवर्ड रहेगा, ना कि इनवर्ड। देखिए यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन में बेबी जो फीड करते करते माँ के फेस को भी देखेगा, नोज क्लोज रहेगी। लेकिन आपको इतना याद रखना है, बट जो आपके कार्डिनल साइन में कंसीडर किया जाता है वो यही होता है कि बेबी का माउथ है जो वाइडली ओपन होगा, चिन है ब्रेस्ट को टच करेगा, साथ ही साथ बेबी के जो लिप्स हैं वो आउटर वर्ड रहेंगे, लोअर लिप है जो आउटर वर्ड रहेगा, और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ एरियोला बेबी के मुंह के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा लोअर लिप टर्न इनवर्ड, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करके पूछा है। बट यदि पूरे 4 साइन की बात करें तो यहाँ पे आउटवर्ड होगा लोअर लिप। नेक्स्ट वन इज बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। कितने से कम वजन हो बच्चे का तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या फिर 2.5 kg। तो जब भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की हम बात करते हैं इंट्रामस्कुलरली बच्चे में दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि यदि बच्चे का वजन कितने ग्राम से कम हो तो ये नहीं देना। जैसे विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, 1 किलोग्राम से कम बच्चे का वजन है तो डोज भी हाफ कर देते, 0.5 कर देते हैं। यदि बच्चा नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल बर्थ वेट है 2.5 kg तो पूरा देंगे, आप 1 देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में है, लेकिन यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 2 kg से कम है तब आपको उसके लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं देना है। यू हैव टू वेट एंड वॉच कि जब तक बच्चा है जो 2 किलोग्राम वजन कंप्लीट करके ना हो जाए तब तक आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो, और जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये माँ से बच्चे में जा सकता है वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जा सकता है, सेक्सुअल रूट के थ्रू भी जा सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा भी जा सकता है। हेपेटाइटिस बी है जो मोस्ट ऑफ द नीडल प्रिक इंजरी से भी होने के चांसेस रहते हैं। तो जितने भी हॉस्पिटल केयर वर्कर होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, उनको कंपलसरी रखा जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगी हुई हो, क्योंकि आप मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो उस टाइम पर नीडल प्रिक होने के चांसेस आपको रह सकते हैं। तो इसीलिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ भी बच्चों में दी जाती है। लेकिन बच्चे का वजन यदि 2 किलोग्राम से कम है तो उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। आप वेट करेंगे कि जब बच्चे का वजन
2 किलोग्राम क्रॉस कर जाएगा तब आप उसमें वैक्सीन दे सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 वैक्सीन दी जाती हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, BCG वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन के डोज को 0 में कंसीडर किया जाता है। एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यदि वजन 2 किलोग्राम से कम है तो आपको नहीं देना, जब 2 kg हो जाएगा तब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। तो कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या है? व्हेन साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट, कॉर्ड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशन, कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वल्वा, कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना। प्रोलैप्स का मतलब है कि क्या है? बाहर की तरफ निकलना। अब यहाँ पर वो ऑप्शन कौन सा होगा जो कॉर्ड को बताएगा कि वो बाहर की तरफ जा रही है? तो वो होगा यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन? कॉर्ड की साइज कभी भी छोटी तो नहीं होगी। मल्टीपल इन्फेक्शन कंडीशन यहाँ पर प्रोलैप्स होने के बाद होंगी, पहले नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वुल्वा, वल्वा के बाहर की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स टाइप है, अब एक क्लिनिकल टाइप है कॉर्ड प्रोलैप्स के, पता चलेगा कि कॉर्ड वल्वा के बाहर की तरफ आ गई है, मतलब क्या है? प्रोलैप्स हो गई है। तो यहाँ पर इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वल्वा फॉलोइंग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि कॉमन टाइप है, मतलब कॉर्ड क्या है? इनसाइड द वेजाइना के अंदर रहेगी लेकिन वल्वा के बाहर आ जाएगी, जो कि मेम्ब्रेन रप्चर होने के कारण होगा, और सबसे कॉमनली यही होगी। और कॉर्ड फ्यूनिक प्रेजेंटेशन, कॉर्ड फ्यूनिक प्रेजेंटेशन का मतलब है कि प्रेजेंटिंग पार्ट से ही पहले बाहर आ जाए। इंटैक्ट रहे बैग ऑफ मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक फ्लूइड वाला जो बैग है वो क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगी मेम्ब्रेन, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड वेजाइनल एग्जामिनेशन में पाल्पेट हो जाएगी कि बेबी नहीं है बाहर, पहले कॉर्ड बाहर आ गई है। ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इट नॉट फेल्ट बाय द फिंगर। इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तभी फील नहीं होगी, लेकिन ये जब मेम्ब्रेन रप्चर होगी उस टाइम पे जरूर फील होगी। सबसे कॉमनली जो प्रोलैप्स होती है वो होती है ओवर्ट कॉर्ड प्रोलैप्स। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कंप्लीटली। तो जो इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है उसमें न्यूरल ट्यूब कितने दिनों में क्लोज हो जाती है? ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन 5th डे, ऑन 11th डे, बाय 4th to 5th डे। तो सबसे पहले बच्चे में बनती है न्यूरल ट्यूब। क्या बनती है? न्यूरल ट्यूब। कंसीव करने के बाद है जो सबसे पहला क्या बनता है? न्यूरल ट्यूब। और एक क्लोज होने का ड्यूरेशन क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई बार पढ़ चुके हैं। माँ को फॉलिक एसिड भी दिया जाता है ताकि न्यूरल ट्यूब है जो प्रॉपर बने, और जो होने वाला अपकमिंग बेबी है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी प्रिवेंट किया जा सके। तो फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इस टाइम पे न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए जो न्यूरल ट्यूब है कितने वीक में क्लोज होगी, अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।